हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था। सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जीवन जीने के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन जीने के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था है मतलब जो हमको जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उस सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? अर्थव्यवस्था में। जो आर्थिक व्यवस्था है उसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? तो अर्थव्यवस्था में करेंगे। आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकालिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक विकास जो है वो दीर्घकालिक माने लंबे समय तक, दीर्घकालिक और निरंतर हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आर्थिक विकास वो लंबे समय तक चलते रहेगा, लंबे समय तक बढ़ते रहेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे? आर्थिक विकास कहेंगे। आर्थिक विकास का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो आर्थिक विकास जहाँ से हम लोग मानव के शुरुआत हुआ, मानव सभ्यता का शुरुआत हुआ, हमारा विकास वहीं से प्रारंभ होता है। पहले हम जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे करके मानव बस्तियाँ बनाने लगे। उसके जो आखेट युग था, आखेट का मतलब होता है शिकार पर जाना। आखेट युग जो था उस समय के धीरे धीरे बाद कृषि को प्रधानता मिलने लगी। कृषि के साथ साथ जो सेवा क्षेत्र आते हैं, परिवहन मतलब गाड़ी बैलगाड़ी का विकास होने लगा। इस तरह विकास की क्रियाएं शुरू हो गई। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है वो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होता है। पहला पूंजीवादी। दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित। जो पूंजीवादी है इसमें क्या होगा? तो जितना भी संपत्ति के साधन है एक देश में, एक राज्य में, जितना भी संपत्ति और उत्पादन के साधन होगा, सब किसके नेतृत्व में होगा? किसी एक निश्चित व्यक्ति के अंतर्गत होगा, मतलब एक निजी संस्था के अंतर्गत होगा, और उसमें सरकार किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कौन व्यवस्था में? पूंजीवादी व्यवस्था में। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था है, उस समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि पूर्णतः कंट्रोल, जितना भी उत्पादन के साधन है वो सब क्या होगा? राज्य की और उसके सरकार के अंतर्गत रहेगा। निजी व्यक्ति के हाथों में न होकर राज्य के हाथ में होगा। तो समाजवादी व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका शुरुआत रूस से हुआ था। समाजवादी व्यवस्था का शुरुआत रूस से हुआ था। और इस पूंजीवादी व्यवस्था में अमेरिका आते हैं, अमेरिका आते हैं, जापान आते हैं, कनाडा आते हैं, ब्रिटेन आते हैं।
और समाजवादी में रूस आते हैं, चीन आते हैं। और अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें कुछ पूंजीवादी का प्रभाव भी रहेगा, कुछ समाजवादी का भी प्रभाव रहेगा। कुछ जो है निजी क्षेत्र के अधीन भी होगा और कुछ जो है कुछ निजी क्षेत्र के अधीन भी होगा और कुछ सरकार के हाथ में भी होगा। जो भारत है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत आता है। ये तो हो गया स्वामित्व के आधार पर। अब हम चलते हैं आर्थिक विकास के आधार पर कि हम विकास के आधार पर कैसे बांट सकते हैं अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था के प्रकार को। तो अर्थव्यवस्था जो है उसको अगर हम बात करें किसके आधार पर, आर्थिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से तो ये दो भागों में बांटा गया। एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसको 4.5 लाख प्लस अगर प्रति व्यक्ति आय है तो वो किसके अंतर्गत हुआ, वो विकसित के अंतर्गत आएगा 4.5 लाख। और अगर विकासशील के अंतर्गत आना है तो उसे 36,000 प्लस होना चाहिए। तो क्या होगा, विकासशील के अंतर्गत आएगा। और 36,000 से लेके कहाँ तक रहेगा, 4.5 लाख के बीच में रहेगा तो क्या किस में आएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था। अब यहाँ प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात किया गया, प्रति व्यक्ति आय के बारे में। तो ये प्रति व्यक्ति आय है क्या, इसको समझ के लिए एक उदाहरण लेते हैं। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं। एक जो है वो 10,000 कमाते हैं, दूसरा जो है 25,000 कमाते हैं, तीसरा जो है 30,000 कमाते हैं और चौथा जो है 40,000 कमाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका इनकम 0 है, जो आय नहीं करते, जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए। तो जो आपके घर का प्रति व्यक्ति आय होगा वो होगा 10 प्लस सभी आय को जोड़ देंगे प्लस 40। कितना हो गया, 40 30 70 80 105, मतलब 1,05,000 आपका घर का। और आपके परिवार में सदस्य कितने थे, ये आपके परिवार में कितने सदस्य थे, आपके परिवार में 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य थे। और आपका घर का इनकम कितना है, 1,05,000 है। तो 7 से जो भाग दे देंगे जो आएगा, 7 एकम 7 7 पचे 35, मतलब 15,000। 15,000 रुपये जो घर का आपका प्रति व्यक्ति आय होगी। अब ऐसा तो नहीं था कि इसमें सभी के सभी 15,000 रुपया कमा रहे थे, कुछ ऐसे भी जो थे वो 20,000 के प्लस कमा रहे थे, लेकिन जो नहीं कमा रहे थे उनको भी इनमें शामिल कर दिया गया है प्रति व्यक्ति आय में। अब समझ में आ गया विकसित अर्थव्यवस्था 4.5 लाख के प्लस होना चाहिए तो विकसित की, और 37,000 या 38,000 के तक होना चाहिए तो विकासशील में आएगा। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों में विभक्त है, तो अर्थव्यवस्था के
क्षेत्र। अगर क्षेत्र के बारे में बात करें तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, निजी, सार्वजनिक और तीसरा संयुक्त। तीसरा संयुक्त। जो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का बंटवारा किया गया, उनमें निजी जो है वो किसी निजी संस्था के अंतर्गत चलाया जाता है, जैसे जितना भी कंपनियां हो गई, निजी संस्था हो गई। अब हम सार्वजनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो कोयला भंडार है, कोयला खदान है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो सब सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, वहाँ कोई भी काम कर सकता है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। और संयुक्त व्यवस्था, जिसमें कुछ पूंजी सरकार द्वारा लगाई गई और कुछ पूंजी निजी क्षेत्रों के द्वारा, निजी लोगों के द्वारा लगाई गई, उस संयुक्त अर्थव्यवस्था में आएगा। हो गया। अब हम चलते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को दूसरे व्यवसाय के आधार पर बांटते हैं। व्यवसाय के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का बंटवारा करते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के आएगा, प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक की बात करेंगे, प्राथमिक की बात करेंगे। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पशुपालन, जो लोग पशु पालते हैं, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, जो प्रथम में है। ये जो लोग हैं, जो हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वस्तुओं का उत्पादन करता है ताकि मनुष्य का जीवन जो है वो सरल हो सके, जैसे कृषि किया या फिर मनुष्य जीवन जी सके। अब हम द्वितीयक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इनके अंतर्गत आता है विद्युत, गैस, विनिर्माण, मतलब किसी चीज़ का निर्माण किया जा रहा है दोबारा से, विनिर्माण, और एक बार किया जा रहा है वो भी आएगा, निर्माण भी आएगा। तो ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसको क्या कहा गया है? औद्योगिक क्षेत्र। ये किस पर टिका रहेगा? निर्माण अगर ज़रूरी है तो ये सब किसके पर टिका रहेगा? प्राथमिक क्षेत्र पर टिका रहेगा। अब हम चलते हैं तृतीयक क्षेत्र। किसके क्या आएगा? सेवा क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? जैसे द्वितीयक क्षेत्र का देखें औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? परिवहन, जो हम लोग रेल, बस आदि की सुविधा देखते हैं, इसी में आएगा। संचार, जो हम लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं, हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। साथ ही साथ भंडारण, कोई भी चीज़ का भंडार किया जा रहा है। परिवहन तो समझ गए हम। जितना भी प्रशासन है सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जितना भी डॉक्टर, अस्पताल है, कॉलेज है, सब किसके अंतर्गत आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब हम आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास क्या है? तो एक
हुए थे प्रोफेसर मेयर। प्रोफेसर मेयर हुए थे, जिन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या कहा गया कि आर्थिक विकास हम उसे कह सकते हैं, आर्थिक विकास हम उसे कह सकते हैं जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि हो। जो प्रति व्यक्ति आय है, जिसके बारे में हमने बात की थी, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें अगर दीर्घकाल तक, बहुत लंबे समय तक अगर वृद्धि होती हो तो उससे हम क्या कहेंगे, आर्थिक विकास में लाएंगे। किस में लाएंगे, आर्थिक विकास में लाएंगे। अगर प्रति व्यक्ति आय जो है वो लंबे समय तक चलता रहे तो उसे प्रति व्यक्ति आय के अंतर्गत, मतलब आर्थिक विकास के अंतर्गत लाएंगे। लेकिन कुछ जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, पर सिर्फ प्रति व्यक्ति आय पर हम आर्थिक विकास का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सिर्फ हमें देश के राष्ट्रीय किसको कहेंगे, राष्ट्रीय विकास के बारे में बात करेगा, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करेगा, लेकिन वहाँ का मनुष्य कितना गरीब है इसकी चर्चा नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि अगर ज़्यादा पैसा किसी के पास है तो कम पैसे वाला को मतलब बराबर में ले आता है कि हम भी 15,000, आप भी 15,000, जैसे पीछे एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो उस प्रकार जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, वो छिप जाती है। तो इन्होंने कहा, कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय को आधार मानना ये उचित नहीं है। प्रति व्यक्ति आय को आधार मानना ये क्या है, उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके जगह पर हम समृद्धि के बात कर सकते हैं कि समृद्धि होना चाहिए। तो समृद्धि क्या है? तो समृद्धि है, इसका अर्थ जो होता है वो उसका होता है कि प्रति व्यक्ति आय में तो बढ़ोतरी हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो, लेकिन साथ ही साथ जो संसाधन का वितरण है, मतलब गरीब लोग हैं और अमीर लोग हैं, गरीब हैं और अमीर हैं, तो अमीर तो संसाधन का उपयोग बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा अधिक है, और गरीब जो है वो कम करेंगे। तो उनको द्वारा कहा गया कि जो गरीब व्यक्ति है उन्हें संसाधन मुहैया अधिक कराया जाए ताकि जो अमीर व्यक्ति हैं उनके बराबर में आ सके। तो समृद्धि का ही अर्थ है कि कोई देश अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करे, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, संसाधन का वितरण उनके पक्ष में हो ताकि वो भी अपना स्थिति को सुदृढ़ कर सके। तो आज बस इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल। कल आगे हम विकास अगर है तो हम उसको संकेत किससे करेंगे, उसका मापदंड क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।